Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। बच्चों आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ मैकेनिक्स सीरीज। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम न्यूटन थर्ड लॉ को पढ़ते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या है। और इस लेक्चर में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि आपके सिलेबस से नहीं कटा है, अपडेटेड सिलेबस में है और उससे रेलेवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक बार रिकॉल करो कि आपने थर्ड लॉ में क्या पढ़ा था और सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था, तो उसका मैं यूज़ करने वाला हूँ आज इस लेक्चर में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और कोशिश करना कि आप वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स और की पॉइंट्स डिस्कस हो उनको आप साइड बाय साइड लिखते रहना। कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर के नोट्स भी आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ, और इन केस अगर आपको विद इन 2 आवर नहीं मिलते तो थोड़ा सा एफर्ट कर लेना, लेक्चर में से नोट्स बना लेना। अदरवाइज क्वांटम एकेडमी की प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको डेफिनेटली हर एक लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे फ्री में। फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहीं पे शो हो जाएगा जैसे आप ऐप को डाउनलोड करते हो। फर्दर अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है तो वो आपके लिए पेड रहेगा, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करो, जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, देन यू कैन से फिजिक्स एंड बी सर, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो अपने 9th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा था, बट उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये मोमेंटम कंजर्वेशन को समझना है आपने अच्छे से। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है। सी मोमेंटम कंजर्व कब हो सकता है, पहले हम सिनेरियो को जान लेते हैं ना। पहले हम सिनेरियो को पता करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। देखो एक बात को समझो जरा, अगर मैं बोलूं किसी सिस्टम पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो ये बात बिल्कुल ट्रू होगी कि उसमें जो डेल्टा पी है वो भी हमेशा 0 रहेगा। नो फोर्स नो चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा था ना कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो आप ये समझो बच्चों, अगर दो बॉडीज है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। अब इन दो बॉडीज को मैंने एक सिस्टम मान लिया, ठीक है। इन दो बॉडीज को मैंने क्या मान लिया बच्चों, एक सिस्टम मान लिया। और मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये किसी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये किसी u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इस सिनेरियो में u1 ग्रेटर देन u2 है, तो कुछ ऐसा होगा, ये बॉल या ये जो बॉडी है ये इससे कुछ टाइम बाद टकरा जाएगी, है ना। इमेजिन करो तो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के बिल्कुल एग्जैक्ट बैक में है। अगर सामने वाली गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर और मेरी 100 किलोमीटर पर आवर है और हम सिर्फ एक ही लाइन पर मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद मैं उस गाड़ी को हिट कर दूंगा, राइट। तो यही समझो। अब अगर मैं इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, उसके बावजूद भी कुछ टाइम बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि बॉल्स आपस में टकरा गई, है ना। कुछ टाइम बाद आपको ये देखने को मिलेगा ये बॉल्स आपस में टकरा गई, और जब ये बॉल्स आपस में टकराएगी तो m1 m2 पर जो फोर्स लगाएगा वो क्या बोलूंगा मैं, F21 फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, F21। और m2 m1 पर जो फोर्स लगाएगा वो कुछ ऐसे लगाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझना, एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, बट इंटरनली तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगा सकती है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमेशा मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा पूरे सिस्टम के। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर अभी इनिशियली इसका मोमेंटम m1 u1 है, इसका मोमेंटम m2 u2 है, तो जब ये गाड़ी आपस में टकराएगी, जब ये बॉल्स आपस में टकराएगी, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v1, तो मोमेंटम हो जाएगा m1 v1, मतलब सॉरी 2 है ये, तो m2 v2। और इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m1 v1। डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज तो आएगा ही। तो जितना मोमेंटम इस सिस्टम का पहले था उतना ही मोमेंटम इस सिस्टम का बाद में भी होगा। हाउएवर वैल्यू आपको कुछ और मिल सकती है, जैसे कि पहले मान लो इसका 50 था, इसका 40 था, हो सकता है अब ऐसा मिले आपको इसका 60 और पिछली गाड़ी का 30, लेकिन नेट सम क्या रहेगा, 90 रहेगा। समझ पा रहे हो इस बात को। तो अपने को एक बात समझनी है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली 9th क्लास में टीचर्स आपको ये रटवा देते हैं कि सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, ये टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये बात अधूरी है। पूरी बात तब होगी जब आप ये लिखोगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम।
अब मैं आपको तरह तरह के सिस्टम भी समझाऊंगा यहाँ पर, राइट। पहले एक बार हम जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर देते और प्रूफ कर देते इस बात को। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी। क्लियर? एक बार ये लाइन को आप जरा लिख लो, फिर मैं आपको पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर करता हूँ, ठीक है। सामने लिखी हुई इसको नोट डाउन कर लो और हम समझते कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है एक्चुअल में। क्लियर? ये सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस से नहीं कटा है, न्यूटन के लास्ट जबकि सिलेबस से कट चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम तो नहीं है, आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सपोज करो इनिशियली, या ये लिखते हैं हम बिफोर कोलिजन, है ना। पहले की कहानी क्या, बिफोर कोलिजन। सपोज देयर आर टू बॉडीज बच्चों, लाइक दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2, या ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से और ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से। इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है सिनेरियो। यहां पर एक अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई u1 ग्रेटर देन u2 है, यानी कि जो पीछे वाली बॉडी है ये कहीं ना कहीं ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है और इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस वक्त। तो मैं लिख देता हूं यहां पर F एक्सटर्नल क्या 0 है, ठीक है। अच्छा, अब बाहर से फोर्स कैसे लग सकता था, मान लो ये मूव करे और पीछे से आकर मैंने इसको धकेल दिया तो मेरे फोर्स का एडवांटेज इसको मिल जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि अब F एक्सटर्नल 0 नहीं है। अगर ये अपने आप बाय डिफॉल्ट टकरा जाए तो बोलूंगा कि F एक्सटर्नल 0 है, अपने आप अपने खुद की सर्कमस्टांसेस की वजह से टकरा जाए तो F एक्सटर्नल 0 है। अच्छा, तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन क्या कहानी होगी देखिए, तो लिख रहा हूं मैं यहां पर ड्यूरिंग कोलिजन। तो देखो ड्यूरिंग कोलिजन ये होगा भाई, ये बोल्स जो है आपस में, वेट फॉर अ मिनट, इसको ब्लू से बनाते हैं। ये बोल्स जो है आपस में टकरा गई ऐसे, ठीक है। टकराते वक्त देखो क्या हुआ, जैसे ही इसको टकराई होगी तो दिस इज 1, दिस इज 2। सी यहां पर एक चीज जो मुझे क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि 1 जो 2 पर फोर्स लगा रही है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, इस फोर्स को बोला मैंने F21 वेक्टर। कहां पर लग रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग आई कैप डायरेक्शन लगा दी मैंने। 2 1 पर जो फोर्स लगाएगी दैट विल बी रिएक्शन, तो ये कहां लग रहा है, F12 वेक्टर कहां पर लग रहा है, माइनस आई कैप, राइट। इक्वल एंड अपोजिट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या हुआ, 2 पर लगने वाला, लिख देता हूं यहां पर F21 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को, और ये बात बिल्कुल वैलिड है बच्चों। थर्ड लॉ सेज कि भाई, थर्ड लॉ ये बोल रहा है हमेशा F12 वेक्टर नेगेटिव होगा F21 वेक्टर का, है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, पेयर बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सबको, चलो बहुत बढ़िया। तो कोलिजन होने के बाद की कहानी क्या है, कोलिजन होने के बाद ऐसा होगा कुछ, लिख देता हूं यहां पर आफ्टर कोलिजन। तो जब कोलिजन हो चुका होगा तो देखो कुछ ऐसा होगा, ये दो बॉडीज है, अब इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v1 हो चुकी होगी और इसकी चेंज होकर क्या हो चुकी होगी, v2। अब ये बॉडी ऑलरेडी ज्यादा वेलोसिटी से थी, तो टकरा कर ये सामने ही जाएगी। कई टीचर्स क्या करते हैं, एरो ऐसे बना देते हैं कि भाई टकरा कर पीछे बाउंस बैक आ गई, भाई कोई यहां पर स्प्रिंग नहीं लगे हुए जो पीछे की तरफ आ जाएगी। इमेजिन करो कि एक ट्रक अगर एक गाड़ी को धक्का लगाए पीछे से आकर तेजी से, तो ट्रक भी आगे जाएगा और गाड़ी भी आगे जाएगी। इमेजिन करो एक गाड़ी अगर एक ट्रक को लगाए तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ऐसे नहीं कि ट्रक से टकराई और वो क्या 100 किलोमीटर पीछे चली गई, नहीं, टकराएगी तो वो आगे की तरफ ही जाएगी, हो सकता है रेस्ट पर आ जाए। लेकिन आपने कभी ऐसे एरो नहीं बनाना पीछे की तरफ, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कई बच्चे, ठीक है। आप सुनो, तो ये मास तो वही का वही रहा, m1 m2, राइट। अच्छा, तो अब ये तो थी बात की कहानी, राइट, ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2। अब इस पूरी प्रोसेस में देखो क्या हुआ, पूरी प्रोसेस में देखो क्या हुआ, वन बॉडी का जो मोमेंटम था पहले वो कितना था, m1 u1 था, लेकिन अब कितना हो चुका है इसका मोमेंटम, m1 v1 हो चुका है। पहले इसका मोमेंटम कितना था, m2 u2 था, लेकिन अब इसका मोमेंटम कितना हो चुका है, m2 v2 हो चुका है। फर्क देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम चेंज आया है। अब आपको ये आइडेंटिफाई, देखो मोमेंटम चेंज लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा इंटरनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, देखो 1 पर कौन सा फोर्स लग रहा है, 1 पर कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर फोर्स लग रहा है F12 वेक्टर। तो देखो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, क्या ये बात बिल्कुल ठीक होगी, F12 ने
स्केलर फॉर्म में चलता है। F12 ने m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में t, ये F12 इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। F12 ने बॉडी 1 का मोमेंटम चेंज कर दिया विद द टाइम, है ना, देखो यहां पर 1 बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दिया विद द टाइम, राइट। अच्छा, अगर मैं F21 की बात करूं तो ये बात लिखी जा सकती है, F21 ने m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में t। F21 ने सेकेंड बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दिया विद द टाइम। देखो सेकेंड बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, तो ये बात बिल्कुल वैलिड है। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया मैंने अब तक यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को ऐसी एज इट इज नोट डाउन करो जल्दी से। तो अब आगे देखो, आगे की कहानी क्या है बच्चों। अब मैं क्या चल रहा हूं, देखो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस आप बना लो इस तरह से, भाई F12 की वैल्यू ये रही, F21 की वैल्यू ये रही, एज यू नो ऑलरेडी। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लिख देना, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, लिख दो ये अगर आई कैप है तो ये क्या होगा, माइनस आई कैप होगा, राइट। अगर ये माइनस आई कैप है तो ये आई कैप होगा। ये बात तो वैलिड है। अगर आप ऐसे चलना चाहते हो तो आप ये देख लो, आप ऐसे लिख दो F21, अगर मैं लिखूं यहाँ पर F21 अगर आई कैप है तो अगले वाला दूसरे वाला क्या है, F12 माइनस आई कैप है। अल्टीमेटली बात तो यही आ जाएगी, ये वेक्टर लगा लो यहाँ पर, अल्टीमेटली बात तो यही आ जाएगी, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। क्लियर। अब वैल्यू डालनी स्टार्ट करें। F21 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही आपके पास, तो ये आ जाएगी आपके पास m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में t। F12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में t। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, सी बिल्कुल वैल्यू प्लेस करके देखो, आपको यही मिलेगा। ये देखो ये ऐसे था ना, इस तरह से बीच में माइनस का साइन था, तो ये माइनस, ये वाला प्लस, राइट, ऐसे। अब t से t कैंसिल, t से t कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, उड़ा दो t से t को, क्या बचा आपके पास, m2v2 माइनस m2u2 इक्वल्स टू माइनस m1v1 प्लस m1u1। अगर आप u1 वाली टर्म को उधर ले जाओ और v1 वाली टर्म को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या यही कंडीशन आ गई। देखो ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, ये क्या है आपके पास, बिफोर कोलिजन। यानी कि सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन इज दिस एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या वही बात नहीं आगे। देखो मैंने आपको क्या बोला, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो भाई ये है 60, ये है 30, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये हो गया 20 तो ये हो गया 70। अगर मैं पहले सम करूं 60 प्लस 30 तब भी कितना है, टोटल लीनियर मोमेंटम 90। और अब अगर सब सम करूं 20 प्लस 70 अब भी कितना है बच्चों, अभी भी क्या है 90। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव कि भाई लीनियर मोमेंटम दो बॉडीज का हमेशा कंजर्व रहेगा अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स ना लगे। इसको नोट डाउन करो, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको कराता हूं विद न्यूमेरिकल्स, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं इससे। तो सबसे फेमस एक हमारे पास इसका एग्जांपल होता है गन बुलेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखते हैं गन और बुलेट सिस्टम में कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर गन बुलेट प्रॉब्लम। सी सपोज अपने पास एक गन है, किसी भी तरह की गन बना लो, राइट। चलो अब इसके अंदर इनिशियली एक बुलेट है, ठीक है। इनिशियली अगर इस गन और बुलेट को मैं एक सिस्टम मान लूं, ठीक है, दो बॉडीज का मैंने एक सिस्टम मान लिया बच्चों, यहां पर लो, ये एक सिस्टम है पूरा। एक गन है हमारे पास G फॉर गन और एक B फॉर बुलेट है, ठीक है। अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा ये, हाँ थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, आई होप कि अब नजर आ रहा होगा। अगर इसको मैं एक सिस्टम मान लूं तो देखो इनिशियली क्या है, इनिशियली कुछ ऐसा है कि mg
यू जी 0 है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन क्या है? 0, क्योंकि रेस्ट पर अभी फायर नहीं किया, ठीक है। एम बी यू बी भी क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी 0 है, क्योंकि अभी रेस्ट पर है। तो इनिशियल मोमेंटम का सम यानी कि एम जी यू जी प्लस एम बी यू बी 0 है। मैं बोल देता हूं मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट अभी फिलहाल 0 है। तो यानी कि जब ये गन बुलेट को फायर करेगी तब भी मोमेंटम 0 ही आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फायर करने के बाद भी मोमेंटम 0 आना चाहिए। बट आपके माइंड में तो क्वेश्चन आएगा कि भाई बुलेट भी मूव कर रही है, बुलेट तो मूव कर रही है, गन भी मूव कर रही है, गन कैसे मूव कर रही है? ये नहीं सोचा आपने, गन कैसे मूव कर रही है। देखो, तो ये बात तो बिल्कुल वैलिड रहेगी कि भाई मैंने एफ एक्सटर्नल को 0 रखना है, यानी कि जो भी फोर्स लगेगा वो गन बुलेट और बुलेट गन पर लगाएगी। तो देखो, जब भी मैं बुलेट को फायर करूंगा तो गन फोर्स लगा रही है कैसे? देखो मैकेनिज्म समझो। गन ने फोर्स लगाया बुलेट पर यहां पर ऐसे, ठीक है, गन ने फोर्स लगाया बुलेट पर ऐसे, तो मैं क्या लिख रहा हूं? फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन एफबीजी। डायरेक्शन क्या है? आई कैप। क्या आपने कभी देखा है कि जब भी हम फायर करते हैं, अगर बुलेट सामने की तरफ जा रही है तो बुलेट जाते जाते धकेल जाती है, ऐसे झटका लगता है गन को। समझ पा रहे हो इस बात को? तो यानी कि मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, सुनो मेरी बात, मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए बुलेट मूव करेगी इस डायरेक्शन में और गन मूव करेगी पीछे की डायरेक्शन में, ताकि आपको यहां पर जो मोमेंटम मिले वो क्या मिले? आपको आई कैप, नेगेटिव आई कैप की डायरेक्शन में, और यहां पर जो मोमेंटम मिले वो मिले आपको क्या? पॉजिटिव आई कैप की डायरेक्शन में। और जब मैं इनको ऐड करूं तो नेट मोमेंटम बाय डिफॉल्ट दोबारा से 0 आ जाए। देखो, अगर मुझे मोमेंटम को 0 करना है, मतलब फायरिंग के बाद, तो एक एमवी की डायरेक्शन होनी चाहिए यहां पर और दूसरे एमवी की डायरेक्शन होनी चाहिए पीछे, ताकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने, वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। और मैं जब ऐड करूं तो एक क्या हो जाए? एमवी ये वाला माइनस एमवी ये वाला, जिससे क्या हो जाए? सारी बात जो है वो 0 बन जाए, क्योंकि मुझे क्या अल्टीमेटली इनिशियल मोमेंटम तो 0 चाहिए। तो यही होगा, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन बुलेट पे जब फोर्स लगाएगी तो बुलेट भी गन को एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देगी और गन पीछे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो सिस्टम कुछ ऐसे काम करेगा। फाइनली या आफ्टर फायरिंग, ठीक है, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ये आ जाएगा बैकवर्ड और ये क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये भी नॉन जीरो, और ये कहा जाएगा? ये जाएगा फॉरवर्ड। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बट इट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर मुझे बोला जाए कि भाई रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकाल लो, कौन सी वेलोसिटी? रिकॉइल वेलोसिटी। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकाल लो, या मजल स्पीड भी बोल देते हैं इसको। तो देखो, बाय डिफॉल्ट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या आएगी? बैकवर्ड, यानी कि नेगेटिव आनी चाहिए, तो आएगी भी। देखो, इनिशियल मोमेंटम से अगर कंपेयर करूं तो क्या है? 0 इक्वल्स टू mg vg माइनस mb vb। तो अगर मुझे vg निकालना है तो देखो क्या वैल्यू? ये नहीं आएगी, अच्छा ये प्लस आएगा ना यहाँ पर, क्या वैल्यू? ये नहीं आएगी, माइनस mb vb अपॉन में mg। देखो वैल्यू बाय डिफॉल्ट गन की क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, यानी कि डायरेक्शन क्या है? अलोंग माइनस आई कैप है। तो वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है आपके पास? माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन। अब इससे एक बात हमको जो समझ आ रही है, जितनी ज्यादा लाइटर होगी गन, लाइटर गन हैज हाई रिकॉइल वेलोसिटी। अगर मैं आपको ये बोलूं भाई कि भाई अगर एक गन है 5 kg की और एक गन है 10 kg की, दोनों गन से हमने 50 ग्राम की गोली को फायर करना है, तो कौन सी बंदूक ज्यादा तेजी से पीछे आएगी? जिसका जो मास है वो कम होगा, वो वाली, ठीक है।
तो लाइटर गन ज़्यादा तेजी से पीछे की तरफ आएगी, रिकॉइल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि गन बुलेट में मोमेंटम कंजर्व क्या होगा। मोमेंटम कंजर्व होने के लिए, मतलब मोमेंटम कंजर्व को पॉसिबल बनाने के लिए बुलेट अगर सामने जाएगी तो गन बैकवर्ड आ जाएगी, -mv प्लस mv दोनों का एडिशन दोबारा से 0 हो जाना चाहिए। इस प्रोसेस में अगर आपको वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ गन देखो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आ रही है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और ये तरीका है निकालने का। याद रखना इसको, क्वेश्चन अभी आ रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे। अब सबसे जो अच्छा क्वेश्चन बनता है या सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भाई सुनो, एक बात बताओ जरा, कि मान लो कि ये एक बॉम्ब रखा हुआ है मैंने ऐसे, ठीक है, ये बॉम्ब रखा है हमने ऐसे कुछ एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, दिस इज अ बॉम्ब। अच्छा, मास ऑफ बॉम्ब क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब क्या है अभी, वो 0 है, तो यानी कि मोमेंटम ऑफ बॉम्ब क्या है, 0 है। एक बात तो क्लियर होगी कि इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का 0 है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा, आफ्टर ब्लास्टिंग हाउ यू कैन से कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। पूरा सिस्टम ये बॉम्ब ही है, इस पर कोई आपने हथौड़ा नहीं मारा, कोई आपने इस पर लात नहीं मारी, कोई कुछ भी आपने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, बॉम्ब ने अपनी केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन की वजह से फटना है। तो अब ये कैसे मोमेंटम को कंजर्व कराओगे, तो ये क्वेश्चन को सोचने वाली बात है। हाउ यू कैन कंजर्व मोमेंटम इन केस ऑफ अ बॉम्ब आफ्टर ब्लास्टिंग एंड बिफोर ब्लास्टिंग। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, तो ध्यान से सुनना जरा। मोमेंटम कंजर्व देखो सुनो, इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का क्या है, अभी आपने देखा मोमेंटम ऑफ बॉम्ब इज 0 इनिशियली, तो फाइनल मोमेंटम 0 कैसे कैसे हो सकता है। पहला सिनेरियो, सबसे पहला सिनेरियो कि बॉम्ब के 2 इक्वल टुकड़े हो जाए, इसका m/2 पार्ट इस डायरेक्शन में चला जाए, m/2 पार्ट चला जाए -i कैप के अलोंग, और इसका ये वाला जो m/2 पार्ट है वो चला जाए x एक्सिस में। तो जितना मोमेंटम यहां उतना मोमेंटम यहां, फाइनल जब ऐड करूंगा तो 0 हो गया। देखो जरा, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ऐड करूं, m/2v माइनस प्लस, वो वाला प्लस डायरेक्शन में है ना, तो प्लस m/2v, तो यानी कि 0 आ गया। पहले भी मोमेंटम 0 था, अभी मोमेंटम 0 है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि मान लो इसके 4 हिस्से हो जाए, इसके 4 हिस्से हो जाए, और 4 हिस्से कैसे हो, 4 हिस्से कुछ ऐसे कर देते हैं चलो हम, कि भाई इसका जो एक पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब कुछ ऐसे इस तरह 4 हिस्से कर देते हैं हम, जो सही रहेगा। ऐसे, ऐसे और ऐसे, कितने हो गए, 1 2 3 4। चलो कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि इसका m/4 किसी v वेलोसिटी के साथ चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में, इसका ये वाला पार्ट m/4 v वेलोसिटी से चला गया वेस्ट डायरेक्शन में, इसका ये वाला पार्ट m/4 v वेलोसिटी से चला गया ईस्ट डायरेक्शन में, और ये m/4 चला गया v वेलोसिटी से साउथ डायरेक्शन में। तो अब बताओ फाइनल मोमेंटम कितना है। तो अभी भी देखो, जितना मोमेंटम ऊपर उतना ही नीचे, तो कैंसिल होकर 0। अभी कैंसिल होकर, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और a और b अगर सेम है तो a माइनस बी, यानी कि a माइनस a 0। क्लियर। तो वर्टिकली मोमेंटम 0, हॉरिजॉन्टली मोमेंटम 0, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यानी कि अब अगर मैं ऐड करता हूं तब भी अभी मोमेंटम 0 है। तो बॉम्ब में मोमेंटम कंजर्व किस तरह से होगा, कुछ ऐसे होगा कि जो बॉम्ब के पीसीज है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे और मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक सिनेरियो और भी बन सकता है, वो भी देख लो जरा। एक सिनेरियो बच्चों ये भी बन सकता है कि अगर मान लो ये बॉम्ब है, इसके 3 फ्रेगमेंट्स हो जाए, 3 टुकड़े हो जाए। एक टुकड़ा जाए ऐसे m/3, एक जाए ऐसे m/3, और एक चला जाए ऐसे m/3, और मान लो तीनों टुकड़ों के बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बन जाए। उस सिनेरियो में भी अगर इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v है, तो जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तब भी कितना आएगा, 0 आएगा, जब आप इसको क्या ऐड करोगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं बॉम्ब में। तो अब मैं इन तीनों चीजों के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट। तो कंसेप्ट को समझो, न्यूमेरिकल करना बहुत आसान लगेगा बच्चों। तो बच्चों चलो सबसे पहले ना अभी बॉम्ब प्रॉब्लम ही आपको समझाता हूं, न्यूमेरिकल कैसे बनता है। ठीक है। तो एक कंडीशन इमेजिन करो कि एक इनिशियली एक 1 kg का बॉम्ब है। ठीक है। ये 1 kg का बॉम्ब
जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने के बाद इसके 3 टुकड़े हुए, ठीक है। ब्लास्ट होगा तो फटेगा, मतलब ब्लास्ट होना फटना ही है। जब ये फटेगा तो 3 टुकड़े बने इसके, एक टुकड़ा ऐसे, एक टुकड़ा ऐसे और एक कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से उड़ गए। अगर इन टुकड़ों के मास का रेशो 1:1:3 है, ठीक है। मतलब अगर 1 kg है तो मान लो x + 3x = 1 kg, यानी कि 5x = 1 kg, x = 0.2 kg, यानी कि एक टुकड़ा है 0. देखो मैं बोल देता हूं कि मान लो m1:m2:m3 0.2, देखो 1 मतलब x, दूसरा भी क्या होगा 0.2 और बचा कितना 3 × 0.2 यानी कि 0.6। तो ऐसे 0.2 kg का एक टुकड़ा बना, 0.2 kg का दूसरा और 0.6 kg का 3 टुकड़े हुए इसके। कंडीशन ये दे रखी है कि जो इक्वल मास वाले टुकड़े थे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से उड़े, यानी कि ये पूरा एंगल क्या बना, मान लो 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पर उड़ने लग गए। और जो गिवन डाटा है मेरे पास, जो इनकी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी दे रखी है आपको 30 मीटर/सेकेंड। आपसे ये पूछा है जो हैवियर फ्रेगमेंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हैवियर फ्रेगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी, v3 आपने बताना है। यानी कि आपको अल्टीमेटली v1 पता है और v2 पता है, और ये भी पता है कि ये दोनों का मास सेम है ना। इसका मास क्या लेते हैं हम, कैपिटल M। तो आपको बताना है कि अगर एक बॉम्ब फटा और कंडीशन क्या दे दी, 3 टुकड़े हुए 1:1:3 और हैवियर फ्रेगमेंट अलग गया, और जो सेम फ्रेगमेंट्स थे वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे के उड़ने लग गए। तो बताओ कि ये जो हैवियर फ्रेगमेंट है किस वेलोसिटी से पीछे आएगा। तो ये एक बार सिनेरियो को ड्रॉ करो, चाहो तो इसको लिख लो, बट अदरवाइज मैं नोट्स में अटैच करके भेज दूंगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से ना देखो आपने क्या करना है। पहली बात हमेशा इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉम्ब 0 होगा, यानी कि मास ऑफ बॉम्ब, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब 0। इनिशियल मोमेंटम में सिर्फ एक मास था, लेकिन फाइनल मोमेंटम में आपके पास 3 मास आ गए है ना। तो 3 मास क्या क्या भी हमारे पास, m और कैपिटल M। आपको पता है 0.2 0.2 0.6। अब आपको तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता है, समझ पा रहे हो, आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता है, लेकिन ये तो लीनियरली आप बैलेंस कर ही नहीं सकते। तो आप क्या करो बच्चों, देखो अगर ये 90 डिग्री है तो बीच में से इसको ऐसे बाइसेक्ट करो। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। अब देखो अगर ये v1 है, v1 की डायरेक्शन ये 30 मीटर/सेकेंड, तो ये 45 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट। देखो अगर ये ऐसे जा रहा है v1 45 डिग्री, यहां पर अगर आऊं तो इसको मैं कौन सा कंपोनेंट बोलूंगा, क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता, इट इज v1 cos 45 डिग्री। सिमिलरली अगर ये v2 ऐसे जा रहा है 45 डिग्री, अगर ऐसे जाऊं तो रिजल्टेंट हमेशा किसके साथ एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा v2 cos 45 डिग्री। अच्छा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा ऊपर, वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, ये क्या होगा, ये भी होगा v1 sin 45, मतलब v2 sin 45, और ये क्या होगा यहाँ पर v1 sin 45। अब आप ये देखो कि लीनियरली, एक्चुअल में ऐसा होगा ना कुछ। अब ये आप ये देखो क्या लीनियरली v3 v1 और v2 एक ही लाइन पर आ गए, है ना। मोमेंटम को कंजर्व करना है तो अपने को क्या कोलिनियर सिस्टम चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये मास अगर कैपिटल M ले रहे हो तो कैपिटल M v3, लेकिन डायरेक्शन क्या -i, तो इसलिए माइनस लगा रहा हूं, है ना। -i तो डायरेक्शन वो क्या प्लस i में, तो प्लस m1 v1 cos 45 डिग्री प्लस m2 v2 cos 45 डिग्री। इन तीनों मोमेंटम का सम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आना चाहिए 0। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ही तो ये बड़ा फ्रेगमेंट पीछे की तरफ चला गया, ताकि उन दोनों का रिजल्टेंट इसको क्या कर दे, काउंटर बैलेंस कर दे और नेट मोमेंटम को 0 ले आए। अब देखो आपने क्या निकालना है, v3 निकालना है। तो एक काम करो ना, इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, काम करो ना, कोरोना बहुत फैल रहा है, तो इसलिए प्लीज बच्चों अपना ख्याल रखो।
अच्छा यहाँ पर देखो एक कहानी और भी है, मास भी इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है ना, सब कुछ ही तो इक्वल है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, मास कितना 0.2 इंटू में v1 की वैल्यू कितनी है 30, cos 45 कितना होता है 1/√2, और सेम यहाँ पर यही चीज़ है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ। अदरवाइज अगर मैं सोल्व करूँ तो देखो क्या आएगा, ये 2mv cos 45 आ जाएगा, क्योंकि जो ये है वो यही वाली वैल्यू है, दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। तो इसलिए यहाँ पर सिनेरियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2/10 कर दो इसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो ये उड़ा दो, ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू में 3/√2, इट विल बी 12/√2 इक्वल्स टू m, मास कितना है कैपिटल M 0.6 इंटू में v3 निकालना है अपने। तो v3 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, देखे 12/√2 इंटू में 10/6। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, है ना, देखो यही आ रहा है अपने पास 0.2 इंटू में 30 1/√2 और मल्टीप्लाई कर दे इसको 2 से, ठीक है। तो 4 3 12/√2, ठीक है। यहाँ पर 0.6 v3 और इसके अपॉन में गया तो क्या आ गया आपके पास ये। तो अल्टीमेटली सिस्टम क्या बना, 20/√2 सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो पीछे की तरफ वेलोसिटी है वो कितनी है 14.14 मीटर पर सेकेंड। तब जाकर ये मोमेंटम कंजर्व हुआ, और इस तरह से आपने क्या हैवियर फ्रेगमेंट की वेलोसिटी निकाल दी। पूरी कहानी में एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसे उड़ रहे हैं ये फ्रेगमेंट्स तो आपको फिर भी कोलिनियर वेक्टर्स चाहिए ताकि आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा सको, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ही आपने भी पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बॉम्ब प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत काम आएंगे ये। तो बच्चों वन क्वेश्चन इज आल्सो देयर, सी इस क्वेश्चन में क्या है, एक 30 kg की शेल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने खुद से ट्राई करना है इनिशियली। एक 30 kg की शेल है जो उड़ रही थी ऑलरेडी 48 मीटर पर सेकेंड से। तो सिनेरियो बनाते पहले ना, एक 30 kg की शेल है, इस तरह से कुछ उड़ रही है, पहले से ये मूव कर रही है 48 मीटर पर सेकेंड से। आपको बोला है कि अगर ये एक्सप्लोड होती है या जब ये एक्सप्लोड हुई तो इसका एक पार्ट जो 18 kg का था, अच्छा ये फट गई, जिसमें से एक पार्ट था 18 kg का, और जो बाकी दूसरा बचा हुआ पार्ट था वो कितना हुआ फिर, यानी कि 12 kg का, ठीक है। 18 kg का पार्ट तो रुक गया, स्टॉप हो गया, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, और दूसरा पार्ट किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करता रहा, यानी कि ये नॉन जीरो है, ठीक है। आपको ये बताना है कि उस पार्ट की वेलोसिटी क्या है जो मूव कर रहा है। ऑप्शंस है 70 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 120 मीटर पर सेकंड एंड 150 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को ना खुद से ट्राई करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि कर सकते हो आप, इसलिए वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। चलो अगर आप कर चुके हो ट्राई तो देखो यहां पर इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ शेल, वेलोसिटी ऑफ शेल। इनिशियल वेलोसिटी के लिए चलो यू लगा लेते हैं यहाँ पर, तो मास है 30 इंटू में वेलोसिटी थी 48, चलो ठीक है, यानी कि 30 इंटू 48 अगर मेरा इनिशियल मोमेंटम है, इट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये वाला मास यानी कि 18 इंटू ये रुक गया यानी कि 0, प्लस दूसरा मास कितना है 12, और वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सिनेरियो क्या बना आपके पास बच्चों, 30 इंटू में 48 48 इक्वल्स टू 12v। तो बेटा v इज इक्वल टू 30 इंटू 48 अपॉन में 12, 4 पे चला जाएगा ये, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 120 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपका आंसर मैच कर गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट को समझो कि कैसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी, ठीक है। तो बच्चों एक एनसीईआरटी क्वेश्चन और देख लो, है तो बिल्कुल सिंपल, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है तो इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, अभी ये कटा नहीं है सिलेबस से, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये है कि एक शेल है जिसका मास है 0.02 kg, तो मैं लिख देता हूँ मास ऑफ शेल इज 0.02 kg। इसको मैंने गन से फायर किया और गन का जो मास है, मास ऑफ गन डेट इज 100 kg। इतनी भारी गन भाई साहब, क्या बात है, 100 kg की गन। इफ स्पीड ऑफ शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिस शेल को फायर किया उस शेल की जो स्पीड है वो है 80 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं। इनिशियल मोमेंटम गन और बुलेट का हमेशा क्या होता है 0, शेल का मतलब यहाँ पर बुलेट मानो। इनिशियल मोमेंटम 0, कंपेयर किससे करना है, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ शेल, वेलोसिटी ऑफ शेल।
तो वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है आपने, तो क्या हो जाएगा माइनस MS/VS अपॉन में mg। तो मास ऑफ शेल कितना है आपके पास, कितना है 0.02 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ शेल कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 80। अच्छा, उसके बाद मास ऑफ गन कितना है, मास ऑफ गन है 100, तो 100 यहाँ लगा दो, इससे आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाएगा। तो जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों, सोल्व करके आपको जो मिलेगा, ये 100 नीचे लगा दो, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये आपको मिलेगा 16/1000 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गन नेगेटिव में, यानी कि 0.016 मीटर पर सेकेंड। इतनी कम रफ्तार से जो गन है वो पीछे की तरफ आएगी, क्योंकि गन बहुत भारी है, 100 kg की गन है भाई, तो इसलिए बहुत भारी गन है, इसलिए वो बहुत कम वेलोसिटी से पीछे आई, राइट। अगर वेलोसिटी 1 kg की होती तो देखो कितने टाइम्स ज़्यादा स्पीड से पीछे की तरफ आती। तो यही एडवांटेज होता है एक हैवी गन का, रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाती है उसकी। तो बच्चों एक और प्रॉब्लम को सोचते हैं, और क्या मोमेंटम कंजर्वेशन में हमारे पास बन सकता है, ठीक है। एक ये भी सिनेरियो बन सकता है ना, मान लो कि इनिशियली कोई बॉय है, ठीक है, बॉय सामने की तरफ मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय ले लेते हैं हम UB, ठीक है। सामने की तरफ एक कार्ट पड़े, ठीक है, कार्ट का मास हम ले लेते हैं मान लो MC, ये क्या हो गया मास ऑफ बॉय MB। अब कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। अगर कुछ ऐसा हो बच्चों कि ये पर्सन भागा भागा जाए और भागा भागा इस कार्ट के ऊपर कूद जाए, तो ये सिनेरियो होगा कि कार्ट के ऊपर ये पर्सन होगा। अब ये कार्ट और पर्सन की वेलोसिटी सामने की तरफ हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार्ट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय, और वो क्या हो जाएगी अब नॉन जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में मोमेंटम कंजर्व करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। सिनेरियो समझो कि मान लो आप अपने आप को इमेजिन करो, आप अभी भाग रहे हो, इनिशियली सामने देखा कि एक कार्ट है जिसके नीचे पहिए लगे हुए, तो जैसे आप उसके ऊपर छलांग लगाओगे, जैसे ये पर्सन ऐसे भागकर इसके ऊपर कूदेगा तो ये कार्ट आगे की तरफ चल पड़ेगा। तो अब जो वेलोसिटी आपके वही वेलोसिटी इस कार्ट की है। इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगता है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना आसान है बिल्कुल। यहाँ पर एक काम करते हैं हम ना, पूरा सिनेरियो बनाकर चलते हैं। मान लो बॉय क्या है 100 kg का है, ठीक है, कार्ट क्या है आपका 10 kg का है। इनिशियली जो बॉय की वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। हम बताते हैं कि इसमें फाइंड आउट करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्लियर। तो देखो अगर मैं इनिशियल सिस्टम की बात करूं, इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियल सिस्टम में मोमेंटम ऑफ बॉय निकालू तो MB/UB प्लस मोमेंटम ऑफ कार्ट MC/UC, राइट। इट शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉय आफ्टर जंपिंग ऑन कार्ट, यानी कि MB/VB प्लस MC/VC। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली कार्ट रेस्ट पर था तो ये फैक्टर 0 हो गया। तो यानी कि अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा बच्चों, मास ऑफ बॉय इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल्स टू मास ऑफ बॉय वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ कार्ट वेलोसिटी ऑफ कार्ट। क्योंकि अभी फाइनली VB और VC इक्वल ही है, क्योंकि कार्ट उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि पर्सन भी उसके ऊपर है। तो मैं ले लूंगा यहां पर MB प्लस MC इंटू में V, और ये क्या आ जाएगा MB/UB। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है कंबाइंड वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास MB/UB अपॉन में MB प्लस MC। तो ये ऐसे आप कर वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड वेलोसिटी निकाल पाओगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो लगाने का तरीका तो वही है, उसी लॉजिक पर चला हूं मैं। अब देखो क्या मुझे मास ऑफ बॉय पता है, देखो यहीं पे पुट कर देता हूं 100 kg। क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय पता है, बिल्कुल पता है 5। क्या मुझे मास ऑफ बॉय पता है 100। मास ऑफ कार्ट कितने 10। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 500 अपॉन में 110। तो यानी कि इसका आंसर होगा तकरीबन 4.54 मीटर पर सेकंड, ऑलमोस्ट इतना होगा, अप्रोक्सीमेटली हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ड्राइव करना समझो कि क्या एक्चुअल में ड्राइव कैसे करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना कैसे। यहां पर पूरे सिस्टम में मेरे पास सिर्फ ये बॉय और कार्ट थे, और इसमें भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो आज मतलब लेक्चर से आप एक
कोर वैल्यूज निकाल लो कि एक्चुअल में क्या क्या सीख रहे हो आप, ठीक है, इसको भी नोट डाउन करो जल्दी से। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं बच्चों तो इन लेक्चर्स को शेयर करना जरूर याद रखना, क्योंकि अभी चैनल पर काफ़ी बाहर के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं जरूर जानना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो या आप एकेडमी का पार्ट नहीं हो तो प्लीज़ एक बार अपने बारे में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आके कि आप कब से हमारे लेक्चर से जुड़े हुए हो और आपको कैसा लग रहा है इस चैनल से पढ़कर। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो भी बॉम्ब से रिलेटेड ही है, क्योंकि इस पर हमने आज अच्छे क्वेश्चन किए। सिनेरियो को समझते हैं पहले हम। अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मासेस। ध्यान रखना इस लाइन का, मतलब इस बार जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके तीनों मास इक्वल है। 2 फ्रेगमेंट्स फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल, उसमें से 2 जो फ्रेगमेंट्स थे वो परपेंडिकुलरली उड़ गए और उनकी वेलोसिटी दे रखी है आपको 9 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है जो तीसरा फ्रेगमेंट है उसकी क्या वेलोसिटी होगी। क्लियर है? स्पीड पूछा है आपसे, तो आप चाहो तो नेगेटिव आंसर ना निकालकर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। क्या होगी स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ कमेंट बॉक्स क्वेश्चन जो आपको करना है। और बच्चों इसी के साथ इस लेक्चर को ओवर करते हैं। इस लेक्चर में और तो कुछ सीबीएसई लेवल में कुछ खास है नहीं। कॉम्पिटिटिव अगर आपको करना है तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करो, बैच के लिए रिक्वेस्ट डालो और देन हम आपको अप्रूव कर देंगे, उस बैच में ऐड कर देंगे। अच्छा, तो ये तो था आज का लेक्चर। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस चैनल से हमारी एकेडमी के अलावा जो बच्चा जुड़ा हुआ है आसपास से, तो प्लीज़ एक बार बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है हमारे चैनल के साथ और आप कब से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो। कौन सा लेक्चर आपको सबसे अच्छा लगा इस चैनल का और किस लेक्चर को देखकर आपको लगा कि हाँ ये चैनल बिल्कुल सुटेबल है और इस चैनल के साथ हमको जाना चाहिए। तो बच्चों लेक्चर को ओवर करते कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के साथ आपको मैं मिलता हूँ कमेंट बॉक्स में। और अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें रहेंगे सिर्फ और सिर्फ पुली ब्लॉक्स और उसकी बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो कंसेप्चुअली ये मैंने लेक्चर आज भी आपको कंसेप्ट समझाने में लगा दिया। अब हमारे पास 3-4 अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे कंसेप्ट आ चुके हैं, जिसमें मैं सारे कंसेप्ट को एक साथ अगले लेक्चर में लूंगा, जहां पर आप वो पुली वाले क्वेश्चंस करोगे, स्लाइडिंग ब्लॉक्स करोगे, इंक्लाइन प्लेन्स को समझाऊंगा अच्छे से दोबारा। तो तब तक वेट करो और इन लेक्चर को सुंदर सुंदर नोट डाउन करो। Subscribe to my channel and click the bell icon to never miss an update in future.